मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी हो और साथ साथ निजी क्षेत्र भी हो। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बृहद एवं कुटीर उद्योग नहीं, आर्थिक विकास के में विदेशी सहयोग नहीं, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सहअस्तित्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है अभी पढ़ा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में विद्यमान। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सहअस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार नियंत्रण को सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। लेकिन इसमें कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, जो गांधीवादी और समाजवादी दोनों पे है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। हाँ, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे देख सकते हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं। एक व्यापार आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय। अल्प विकसित में प्रति व्यक्ति निम्न आय रहता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी तब वो उस व्यक्ति की निम्न आय भी होगी। निम्न आश्रितता अनुपात, तो आश्रितता उसमें थोड़ी अधिक होती है, तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र में अधिक, अल्प विकसित में नहीं होता। तो इसमें से ए और बी दोनों सही होंगे, बस दो ही। अल्प विकसित एक समानता उन अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रयुक्त होता है जहाँ देश के लोगों का रहना सहना स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहाँ के उत्पाद का स्तर एकदम कम, जनसंख्या पर का स्थिर होने के कारण प्रति व्यक्ति आय का स्थिर स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का उच्च स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की क्षमता। आगे देखते हैं निम्न में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारतीय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो हमने देखा पहले कि पहली तो ये कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है और अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो अल्पशील अर्थव्यवस्था में निम्न से कौन सी विशेषताएं होती हैं? निम्न प्रति आय तो इनमें से नहीं है, निम्न जीवन स्तर भारत में नहीं है, जन्म वृद्धि की उच्च दर नहीं है, जनसंख्या की वृद्धि की उच्च दर ये है, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का उच्च स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिक्य,
पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की क्षमता, एक छोटा बाकी सब है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं, तो मतलब इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ PCS 2017 का क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है। प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या में भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय। राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि पर एक भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है भारत में अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में रखती है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है? कृषि का मुख्य व्यवसाय, ये विकासशील श्रेणी में आती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी एक तरह की मापक है कि भारत देश विकासशील श्रेणी में आया है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, तो मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता भी इसका संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन कम है। तो इनमें से बस ये तीनों ही हमारा सही ऑप्शन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न लक्षण है। किसान प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। एक पिछड़े गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था सही, एक अर्ध विकसित लेकिन हमारा जो भारत है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में चला गया है, एक विकसित अर्थव्यवस्था, तो इसमें आंसर होगा बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता है, उद्योग की प्राधानता नहीं है छत्तीसगढ़ मतलब भारत में उतनी। न्यून प्रति व्यक्ति आय, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय न्यून है। बृहद बेरोजगारी भी बृहद है, मतलब 1, 3, 4। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। उद्योग की प्राधान्यता विकसित अर्थव्यवस्था पर अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है, तो सामाजिक संबंधों में विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता है। प्रति व्यक्ति आय कम, ये भी भारत में है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी भारत में है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत में नहीं है। प्रश्न विकल्प में चौथा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था में लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के लाक्षणिक गुण है। तो कौन सा? प्राकृतिक संसाधनों में कमी ही ऐसा गुण है जिसमें लाक्षणिक नहीं है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर पाया जाता है। देश की वृद्धि में निम्न कौन सा अनार्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में निम्न से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो सामाजिक व्यवहार देश की वृद्धि में एक अनार्थिक तत्व है। प्राकृतिक साधन देश की वृद्धि के लिए एक तत्व है। शक्ति संसाधन भी चाहिए, पूंजी संसाधन चाहिए। तो देखते हैं इसमें आर्थिक विकास के निर्धारित तत्व, आर्थिक तत्व, अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति, जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीक तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात, संगठन। अनार्थिक तत्व सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। निम्न में से कौन से आर्थिक सुधारों के द्वितीय जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है?
तो तेल के क्षेत्र में सुधार, निम्न से कौन सा आर्थिक सुधार में द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है? ठीक है, तो तेल के क्षेत्र में सुधार ये नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार ये भी नहीं है, न्यायिक प्रणाली में सुधार ये है। न्यायिक प्रणाली में सुधार, उपयुक्त में से न्यायालयिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में के भाग हैं। ठीक है, तो सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार ये भी हमारा द्वितीय प्रजनन जनरेशन में चिन्हित है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो व्यक्ति की रक्षा करता है, राज्य की रक्षा भी करता है, तो मतलब व्यक्ति और राज्य दोनों की रक्षा करता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में देश की विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहाँ राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन प्रति व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों में की रक्षा करता है। अब है राष्ट्रीय आय। आर्थिक देशीय सीमा की संकल्पना। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर जो आता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। किसे बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर जो आता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी ज्ञात करने हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास या डिप्रेशन को घटा दिया जाता है। चूँकि इनमें उत्पादित वस्तुओं बाजार मूल्य नहीं लिया जाता, चूँकि अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित रहते हैं, इसलिए इसे बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहा जाता है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना लागत पर की जाती है तो इसे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। इसकी गणना है तो बाजार में सकल बाजार का मूल्य पर आकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से प्रत्यक्ष कर को घटाकर फिर सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, या एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इन टैक्स प्लस सब्सिडी। तो राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन, साधन पर जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में पर की जाती है तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर निबल देशी उत्पाद। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है माइनस बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। इनमें से कौन सा कथन सही है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट व्यय सही है, तो ये गलत है। एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस घिसावट व्यय, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है। मतलब दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल के बराबर होती है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी।